हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेके आया हूं आपके लिए हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारे एक्चुअल क्लासरूम का, जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, जिस बैच के कुछ बच्चे बीपीएससी में सेलेक्ट भी हुए। तो अब क्योंकि वो पुराना बैच आगे बढ़ चुका है, तो हमने तय किया कि हम इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके जिन्होंने हमारे कोर्स को नहीं भी लिया था। तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, समझिए, लोगों से शेयर जरूर करिए, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाला है, उसके लिए आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो ई बुक है, जो कि पीडीएफ है डाउनलोडेबल, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा और ये वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बट ध्यान रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और कुछ कमेंट ज़रूर छोड़िए, ताकि हमारा आउटरीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो हमारा पहला काम है उसको करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वर्क इज टू लुक इनटू टर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। ठीक है। तो बिहार जब आप देखते हो, एग्रीकल्चर का नाम सुनते हो, थोड़ा सा याद आ रहा है पीछे विटलसी का एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। उसमें एक क्लास था, क्या था? इंटेंसिव सबसिस्टेंस विथ पैडी डोमिनेंस। याद रहेगा? याद कर लेना, नहीं याद रहेगा तो विटलसी में पढ़ा था। इंटेंसिव सबसिस्टेंस विथ पैडी डोमिनेंस, मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट का, खास करके मॉनसून एशिया का जो क्रॉप है। याद रहेगा? ये कनेक्ट लोग नहीं करते हैं, ये करना तुम लोग। ठीक है ना? पीछे जो पढ़ा है उसको यहाँ लेके आना। ज्योग्राफी जो है ना, एक सब्जेक्ट है जो हर जगह अप्लाई करना है। वही नॉलेज, वही मॉडल, वही थियरीज। मॉडल्स एंड थियरीज में किसको पढ़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड? वॉन थ्यूनेन जी को पढ़ा। तो क्या बोलता है वो आपको याद होगा कि एक सेंटर और उसके इर्द गिर्द लैंड यूज। तो जहां भी मौका मिले, बिहार का कोई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो विटलसी का जिक्र कहीं छेड़ देना, कहीं पे थोड़ा वॉन थ्यूनेन का जिक्र कर देना। ठीक है, क्योंकि फ्लैट प्लेन एरिया है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, तो लागू होता है थोड़ा बहुत विटलसी। और ये दोनों एप्लीकेबल हैं बिहार में। तो इनकी जिक्र जरूर करना, लेकिन स्मार्टली करना, पूरा डिटेल नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा कहीं पे अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, थोड़ा करके जरूर आप इंट्रोड्यूस करिए या लिखिए कोई ना कोई चीज। ठीक है, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो, कि उसको पता हो कि भाई इसको ना लिंकेजेस क्रिएट करना आता है। ठीक है, ये इनोवेटिव राइटिंग का तरीका है। यूपीएससी में तो लोग करते ही हैं, मैं चाहता हूं आप बीपीएससी में भी इस चीज को लिखिए। नहीं तो वो ट्रेडिशनल टिपिकल जो ना, इंट्रोडक्शन, अ बॉडी, अ कंक्लूजन वाला आंसर लिखिएगा, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। एग्जामिनर्स भी स्मार्ट हो गए हैं, आप स्मार्ट हुए हैं, वो भी ढूंढेंगे कि कितना इनोवेटिव लिखा है, वही ट्रेडिशनल टिपिकल तो नहीं लिख के आ गया घिस के। ठीक है ना? तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है, मैं बस ये बता रहा हूँ, आपको आता है वो चीज, जस्ट उसकी एप्लीकेशन है। तो जब आप देखेंगे, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर रहा है ट्रेडिशनली बिहार में, और यहाँ पे थ्री क्रॉप सीजन रहा है हमेशा। राइट? तो आप जानते हैं थ्री क्रॉप सीजन, हमने पीछे भी पढ़ा है ना, खरीफ, रबी और जायद सीजन वाला। तो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स को भी हम देखेंगे तो आपको दिखेगा रीजन वाइज कैसे वेरिएशन है। लेकिन डोमिनेशन हमारा फूड ग्रेन्स का है, हम मेनली फूड ग्रेन्स उगाते रहे हैं, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री करते रहे हैं, लाइव स्टॉक करते रहे हैं। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा डेटा और स्टैटिस्टिक्स देखा जाए एग्रीकल्चर का बिहार का, तो 74% ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं बिहार में डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी दो तिहाई लगभग, 74-75%। यानी प्राइमरली अग्रेरियन स्टेट हो गया। अग्रेरियन में भी कौन सा अग्रेरियन? कमर्शियल नहीं, सबसिस्टेंट स्टेट हो गया ये। ठीक। और रिच नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल के मामले में आपने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर्स में कि सॉइल कैसा है। तो गैंजेटिक प्लेन इसका मेन एक जो है ना, जो मेन बेस है इसका, वो यही है, हमारा अलूवियल सॉइल बेस है इसका। राइट, फर्टाइल अलूवियम से लेके बाकी लाइम रिच, पोटैश रिच सॉइल और बहुत सारा चीज। तो ये जब आप देखते हैं, तो आप इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स को देखते हैं, 2018-19 के रिपोर्ट्स को देखेंगे, तो एग्रीकल्चर 20% कंट्रीब्यूट करता है स्टेट जीडीपी को। राइट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट स्टेट को 20%। और बिहार में देखेंगे 1.61 करोड़ लैंड होल्डिंग्स जो है, जिनका एवरेज साइज 1 हेक्टेयर भी नहीं है। मतलब क्या है? मोस्टली क्या है हमारे पास? मार्जिनल फार्म्स है, छोटे फार्म्स हैं। राइट? अब थोड़ा इसको फूड ग्रेन का देखो, अगर परसेंटेज, 6.6 फूड ग्रेन जो है परसेंटेज इंडिया का, बिहार से आता है। ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है यहाँ पे 60% ऑफ बिहार के टोटल एरिया में एग्रीकल्चर ही डोमिनेट करता है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक सर्वे को लेके। अब बात करते हैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 7 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जहां पे नेट सोन एरिया 70% से ज्यादा है। मतलब
मोस्ट एरिया जो है एग्रीकल्चर में, तो देख लो कहाँ पे है। बक्सर देखो, नालंदा देखो, मधेपुरा देखो, भोजपुर देखो, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज। ये देखो का मतलब जब मैं देखो बोल रहा हूँ तो तुम्हें मैप पे दिखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगेन मैपिंग। ये लिखना मत ऐसे ये यहाँ यहाँ पे है, वो लिखने वाला ट्रेडिशनल तरीका है। एक मैप बनाना, उसमें दिखा देना ऐसे सर्कल करके, ये एरियाज है जहाँ पे 70% से ज्यादा नेट जोन एरिया है। ठीक है ना, ये कहना इज ज्योग्राफिकल, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव हो गया वो। तो कोशिश करना ज्योग्राफिकली लिखो, लिटरेचर की तरह नहीं लिखना इस बात को। ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसे दिया गया है, यू हैव टू मैप दिस। 7 डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जिनका 50% से नेट जोन एरिया जो है वो कम है? तो देखो, पटना है, नवादा है, अररिया, जहानाबाद, कैमूर, बांका, गया, लखीसराय, मुंगेर, जमुई। ज्यादातर सदर्न बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे क्या है, जियोलॉजी याद है, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड उस तरीके का नहीं है। थोड़ा रॉकी सरफेसेस है, प्लेटू का इन्फ्लुएंस है, मिनरल बेल्ट है। तो वहां पे एग्रीकल्चर का नेट जोन एरिया गिर जाता है नीचे। समझ आया? तो इसका क्या मतलब, रीजन भी साथ में लिखना है, खाली ये नहीं लिखना है ऐसा है जी। क्यों है ये भी तो लिखोगे ना, ये कहाँ से आएगा? जियोलॉजी से आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी से आएगा, सॉइल के इंफॉर्मेशन से आएगा कि ऐसा क्यों है, नेट जोन एरिया ज्यादा क्यों है नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में थोड़ा कम क्यों है। ये लिखना होगा साथ में, रीजन नहीं छोड़ना। डोंट लीव इट टू एग्जामिनर कि आप जानते ही है ना सर, आप तो पता ही होगा, है ना। तो वैसे नहीं करना कि आपको तो पता ही होगा, वो काम नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक कुछ बातें हैं, और इसमें थोड़ा सा अपना जो पीछे का, वो जो हमने पढ़ा था इंडिया के पेपर में, टेनेंसी रिफॉर्म और वो वाली चीजें थोड़ा सा जिक्र कर देना। कि बिहार टेनेंसी रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट जो 1963 में आया, इसमें देखोगे आप शेयर क्रॉपर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ पे बिहार में बटाईदार। तो बटाई वाला जो सिस्टम आया, वहां पे आया कि अब आपको शेयर क्रॉपिंग में 50% क्रॉप जो है वो लैंड ओनर का, राइट, और बाकी जो है शेयर क्रॉपर का होगा। लेकिन बाद में ये क्या हो गया, ऑल्दो ये शेयर जो है 25% लॉ सिस्टम के हिसाब से फिर हुआ, तो इस तरीके से फिर ये चेंज आया। और नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स में देखेंगे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी ये जो एरिया है, दिस इज मोर एग्रीकल्चरल देन सदर्न। ये हो गया आपको पैटर्न एनालिसिस, मैप के ऊपर एनालिसिस। ठीक है, क्यों है तो मैंने बता दिया कि प्लेटू रीजन है सदर्न बिहार में, ये वाला पोर्शन में ज्यादा। इधर गंडक कोसी और जो गंगा का बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, ये पूरा एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड है। और सोन वाला जो एरिया है, ये वाला देखो, इसको हम लोग बोलते हैं करमनासा सोन इंटरफ्लूव। याद रहेगा कौन सा रिवर है यहाँ पे, कौन सा रिवर बताया मैंने? इंटरफ्लूव मतलब दोआब। करमनासा रिवर और सोन रिवर के बीच का एरिया, समझ में आ रहा है ना। ये इंटरफ्लूवियल जोन बड़ा फेमस है, अभी देखेंगे उस पर कौन सा एग्रीकल्चर होता है। ठीक है ना। ये एरिया में कनाल इरिगेशन होता है, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, मैं गांव गांव घूमा हूँ पूरा एरिया में यूजीसी का प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसमें काम ही यही करना था, एग्रीकल्चर पैटर्न को स्टडी करना था बिहार में, इसी एरिया में। तो सारण, भोजपुर, बक्सर, इधर वाला बेल्ट, और ये वाला जो एरिया है आपका पूरा, ये मैंने पूरा बेल्ट जो है यहाँ पे मैंने रिसर्च किया था, ये वाला बेल्ट। तो ये वाला एरिया में देखेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे साउथ में कनाल इरिगेशन मिलेगा, और यहाँ पे जो आपको ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा डेटा और स्टैट्स यहाँ पे भी है कि 2011 का सेंसस रिपोर्ट कहता है 88 से ज्यादा परसेंट, लगभग 89% रूरल एरिया है बिहार में, अर्बन है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा चीज इसके साथ, लैंड होल्डिंग साइज जो है आपका 91% से ज्यादा मार्जिनल फार्मर्स हैं यहाँ पे, आप देख लो। तो जब 91% मार्जिनल है तो बचा क्या, थोड़ा ही स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, मतलब जिसका खेत 10 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा हो, वो 0.018% है खाली बिहार में। ज्यादातर 1 हेक्टेयर का भी जमीन नहीं है, देखा आपने, एवरेज है 0.39 हेक्टेयर। ठीक है, यही डेटा और स्टैटिस्टिक्स आप इस्तेमाल करके आंसर में इंटरप्रेटेशन की तरह लिखेंगे, टेबल की तरह लिख के नहीं आएंगे। याद रखना मेरी बात, सोर्स लिखोगे इकोनॉमिक सर्वे से आया। कहां से आया डेटा? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फलाना ईयर, और इससे पता लगा ये परसेंटेज है। और कितना लिख के छोड़ना नहीं है, जो लोग छोड़ के चले आते हैं, हाँ ये होता है। फिर क्या लिखोगे उसका इंटरप्रिटेशन, अगर ये ऐसा है तो क्या बताता है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तो डोमिनेट करेगा ही ना, जब जमीन ही लंबा लंबा बड़ा नहीं है तो मशीन नहीं होगा वहां पे, राइट। लेबर ज्यादा होगा, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, मशीन इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं होगा, छोटे ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है। ये कैसे पता आपको? तो डेटा से पता जी, कहाँ से आया, तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखिए, कहता है ये चीज। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है ना इस बात को, डेटा ऐसे लिख के नहीं आना। इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है, ये लिख के खाली छोड़ दिया, ये होता है, ये होता है, ये है, ये है। दैट इज जस्ट डिस्क्राइबिंग, देयर इज नो नॉलेज इन दैट। डिस्क्रिप्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन विथ लॉजिक,
दैट इज व्हाट योर जॉब इज एज एन आंसर राइटर, ठीक है ना। तो एकदम है छोटी बात, लेकिन ध्यान रखना ये सब चीज मिस हो जाती है लोगों से। तो आ जाओ थोड़ा सा जोनेशंस को देख लेते हैं, रीजनलाइजेशन को देख लेते हैं एग्रीकल्चर का। तो ये बहुत कॉमन सा आपको दिखेगा, एग्रीकल्चर जोनेशन जो हमारा काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो करता है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बनाता है। तो आप देखो क्लियर कट दिखेगा आपको, तीन मेजर जोन्स हैं, ठीक है। एक जोन ये है, दूसरा जोन ये है, तीसरा का पहला पार्ट और तीसरा का दूसरा पार्ट, ये तीसरा जोन है, ठीक है। बीच में आ गया आपका गंगा एज अ डिवाइडिंग लाइन, ठीक। तो आप थ्री जोन्स को देखोगे तो जोन वन को देखो, डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो डिस्ट्रिक्ट में अब मैप पे आपको पढ़ने आता ही है, देख लीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। मैटर करता है कौन सा सॉइल है यहाँ पे, तो पिछला लेक्चर में सॉइल पढ़ा, उसको जोड़ो। मीडियम एसिडिक है, हेवी टेक्सचर्ड है, सैंडी लोम है, बहुत फर्टाइल है, सैंडी लेम टू क्लो लोम टू क्ले। तो यहाँ पे देखो राइस, व्हीट, मेज, अरहर सब डोमिनेट करता है। दूसरा जोन में चले आओ, ये वाला जो ईस्टर्न बिहार वाला, ये कोसी से जो डिवाइड होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे देखोगे तो लाइट टू मीडियम टेक्सचर्ड है, ठीक है। सैंडी टू सिल्टी है, सैंड से सिल्ट है क्योंकि रिवराइन है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे मेज और मस्टर्ड, जूट, शुगर केन, बनाना, ये सब उगता है इधर, ठीक है। बनाना लिखा नहीं है, मैं लिख ही दूं इसमें, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड जोन में चले आओ, ठीक है। थर्ड जोन का दो पार्ट है, दोनों को मिला के ही अगर देखो तो यहाँ थोड़ा सा बांगर सॉइल है, थोड़ा सा इधर टाल रीजन है, याद कर लो सॉइल वाला मैप को, ठीक है ना। इधर आपका मिनरल वाला बेल्ट पुराना वाला, राइट। तो इधर राइस, ग्राम और वीट आपको थोड़ा दिखने को मिलेगा। ये सारा जोनेशन है, इसी को जोन वाइज ही देख लो। तो पहला जोन को देखे नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन, इसमें वेस्ट चंपारण से लेके बेगूसराय वाला बेल्ट आता है पूरा का पूरा, ठीक। तो इसमें आप सीतामढ़ी से ये जो सेवहर को अलग दिखाया जाता है क्योंकि ये अब डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है इसीलिए। तो ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है, इस वाले बेल्ट में आप देखिए कि रिवर अगर थोड़ा सा पैटर्न याद हो, गंडक रिवर से लेके, राइट, आपका जो ये वाला जो एरिया जो नेपाल से रिवर आता है, बागमती रिवर, गंडक रिवर में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसमें रेनफॉल अच्छा खासा है, यानी रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से ज्यादा मिल जाता है आपको। ईस्ट में तो वो भी थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, 200 के आसपास, लेकिन इस जोन में भी रेनफॉल ठीक है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर ही है। मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो 42% लैंड जो है वो इरिगेशन में है, लेकिन बिना रेनफॉल डिपेंडेंट लैंड ज्यादा है। और राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, शुगरकेन, मैंगो एंड लीची जो कमर्शियल क्रॉप्स में आ गया, वो भी इस एरिया में बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये सब कुछ एक पॉइंट्स है जो ध्यान रखने की बात है। फिर आते हैं सेकेंड वाले जोन पे, चले थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाए, ठीक है ना। तो आप अगर देखें तो इस वाले जोन में ये नॉर्थ वेस्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, इसको लिख लेना नॉर्थ ईस्ट वाला, ये वाला पे, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्ट नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना अपने उसमें डॉक्यूमेंट में, ठीक है। मैं पीडीएफ में करेक्ट करके डाल दूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट वाला एलुवियल प्लेन आप देखिए, जो सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये नेपाल बॉर्डर हो गया, इधर वेस्ट बंगाल बॉर्डर, इधर आपको रेनफॉल थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इधर 150-200 सेंटीमीटर रेनफॉल तक हो जाता है। यहाँ पे इरिगेशन लैंड 44%। बट इस एरिया में जूट कल्टीवेशन दिखेगा आपको, बिहार में मेज दिखेगा, पाइनएप्पल दिखेगा इस एरिया में, बनाना दिखेगा इस एरिया में काफी, राइट। तो ये वाला बेल्ट हो गया डिस्टिंक्ट बेल्ट। और फिर चले आओ जो नीचे का साउथ बिहार का 17 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये यहाँ से लेके बक्सर से लेके बांका तक, और बीच में ये जो डिवीजन आप देखते हो, ये जो लखीसराय और शेखपुरा वाला जो है, यहाँ पे जो आपको ऑफशूट है एरिया, हिल्स वाला एरिया, तो इधर आप देखोगे जमुई, बांका, भागलपुर, इधर थोड़ा डिस्टिंक्शन हो जाता है, अलग हो जाता है। बट अदरवाइज ये जोन सबसे स्कैंटी जोन में है बारिश में, ठीक है। तो बारिश जब स्कैंटी होगा तो कनाल इरिगेशन आप देखेंगे इस जोन में मिलेगा आपको, कनाल इरिगेशन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, राइट। तो यहाँ पे सैंडी लोम क्लेई सॉइल्स है, थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी थोड़ा डेवलप्ड है, और 75% लैंड यहाँ इरिगेशन के अंदर है। तो ये डेटा है खाली, इसका मतलब क्या है, क्यों है इरिगेशन के अंदर, क्योंकि बारिश नहीं होती है, ये लिखना पड़ेगा, बात समझ आया ना। और फिजियोग्राफी पे अगर नॉलेज है ना तो ये सब बातें एकदम जेन्युइन नॉर्मल बात है, ठीक है ना। फिजियोग्राफी और सॉइल अगर आता है तो ये तो लिखना बहुत आसान है, बस मैपिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा। अब सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं भी लिख पाओ तो कम से कम एक ऐसा राउंड ओवर मैप बना के थोड़ा इधर कैमूर, बक्सर और इधर भागलपुर, बांका तो लिख सकते हो ना, कम से कम दोनों ईस्ट वेस्ट बता सकते हो चीजों को लिख के, ठीक है। तो इसी को रीजनलाइज करके अगर हम देखें एग्रीकल्चर को बिहार में, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले रीजन किस आधार पे बनाओगे, सबसे पहले रीजन अगर कोई चीज होता है तो हमेशा की तरह क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया क्या है, क्रॉप कॉम्बिनेशन, याद रहेगा। और क्रॉप कॉम्बिनेशन जैसे ही सुनाई दिया तो किसी की याद आई पेपर पीछे वाले से, याद आया वीवर, कपॉक,
पढ़ा था पीछे, तो उन सबको भूल मत जाना। ठीक है, मैं जान के यहाँ लिखा नहीं कि तुम्हें याद दिलाऊंगा कि याद आ रहा है कि नहीं। पीछे पढ़ा है वीवर का क्रॉप कॉम्बिनेशन, वन क्रॉप, टू क्रॉप, थ्री क्रॉप, मल्टी क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो बिहार में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स जो है उसको देखिए थोड़ा। ठीक है, और जिक्र जरूर करिए वीवर का और बाकी लोगों का जो इंडिया में कपॉक ने काम किया, राइट, और बाकी लोगों ने काम किया, उनकी बात कीजिए। तो देखेंगे क्रॉप वेरिएशन में, तो वन क्रॉप रीजन बिहार में कहाँ है, टू क्रॉप कहाँ है, थ्री क्रॉप्स किधर है, फोर क्रॉप्स किधर है। तो ध्यान देने की बात है, जो आपका तेराई से सटा हुआ बेल्ट है, ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है बिहार का, ये मोस्टली वन क्रॉप रीजन है। खास करके ये मधुबनी जहां से मैं आता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्रॉपिंग में। ठीक है, एक टाइम पे एक ही क्रॉप लगता है खेत में। उसके बाद थोड़ा सा चले आओ ईस्ट वाले में, यहाँ पे चले आओगे, पूर्णिया साइड पे चले आओगे, तो ये थोड़ा सा टू क्रॉप रीजन में आता है, राइस व्हीट, राइस जूट, एक कॉम्बो में चलता है। फिर थ्री क्रॉप में चले आओ तो आप देखेंगे जूट, खेसारी एंड व्हीट वाला थोड़ा सा इधर वाले बेल्ट में चले आओ। और फोर क्रॉप रीजन जो है फिर इधर गंगा के आसपास वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ फोर क्रॉप रीजन मिलेगा। और इसको भी अगर रीजन वाइज नहीं भी पढ़ना है तुम्हें, अगर सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स देखना है एग्रीकल्चर का, तो कुछ मेजर क्रॉप्स देख लो, शुगर केन, राइस, व्हीट, मिलेट्स, कॉटन, व्हीट, पल्सेस, मेज, ये जो सिंबल में दिया है तो आप देख सकते हो। ये वाला बेल्ट जहां पे ये सिंबल यूज किया गया, ये क्या दिखा रहा है आपको, गौर से देखना, क्या दिखा रहा है, जूट दिखा रहा है। तो जूट हो गया ईस्टर्न वाले में। ठीक, ऐसे करके मेजर क्रॉप्स को कम से कम आइडेंटिफाई कर लो कि बिहार के कौन से रीजन में जूट ज्यादा मिलता है, कौन से रीजन में राइस ज्यादा ग्रो होता है। ठीक है, तो राइस वाला रीजन ये देखो, ये वाला रीजन है राइस रीजन, और इधर वाला रीजन है बहुत ज्यादा राइस रीजन। ये मेजर बेल्ट हो गया राइस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है थोड़ा सा टिल भागलपुर, आप इसको दिखा सकते हो। उसके बाद देखोगे आप जो मिलेट्स वाला रीजन है, तो ये भी आप इसी में शामिल है। अब देखोगे पल्सेस वाला रीजन, तो ये जो मैंने बोला था कर्मनासा सोन का इंटरफ्लो, इसमें पल्सेस बहुत उगाया जाता है, दाल खूब होता है यहाँ पे। ठीक है ना, राइस मिल तो है ही वहां पे, दाल भी खूब उगता है। फिर देखो मैंगो और लीची रीजन ऑफ बिहार, तो यू नो इट, दिस इज द, हम लोग बात कर चुके हैं। तो कहने का मतलब, दिस इज जस्ट लाइक गेम। एक मैप बनाओ, उस पे एरिया डिमार्केट करके दिखा दो, बिहार का एक मैप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बस। थोड़ा डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए। पता चला पूर्णिया कहाँ है और दिखा दिया उसको चंपारण के पास, ये नहीं कर देना बस। ठीक है, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट चलेगा बट उल्टा ना हो जाए, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कौन सा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, कौन सा ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। ठीक है ना। और ये इस तरह से दिमाग में फिट कर लो कि तुमको इंटरव्यू में भी पूछेंगे बीपीएससी। ठीक है ना, तुमको पता होना चाहिए बिहार का चप्पा चप्पा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट साउथ में पड़ता है, कहाँ पे क्या है, मुंगेर कहाँ है, भागलपुर कहाँ है, बांका कहाँ है, पता होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ घर अपना नहीं भी है वहां का ज्यादा पता होना चाहिए, जहाँ के हम है वहां का तो फिर भी थोड़ा आइडिया रहता है। ठीक है, सो द आइडिया इज यू शुड नो द अदर पार्ट्स ऑफ बिहार एज वेल, एंड नॉट जस्ट ज्योग्राफिकली बट ओवरऑल आपको थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा डेटा के वाइज देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट्री जब देखते हैं हम, फॉरेस्ट एरिया, तो आपको दिखेगा ये वाले कायमूर, जमुई, चंपारण, गया, रोहतास, नवादा, इनमें अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया देखा जाता है। बाकी में फॉरेस्ट नहीं है, बाकी में फैलो लैंड काफी है, राइट, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, 23% कैटेगरी है बिहार में। बहुत सारे मार्शी और वो वाले एरियाज हैं जहाँ कल्टीवेशन होता ही नहीं है, सिर्फ जो है वो मार्शी लैंड है, पीटी सॉइल है, जहाँ पे आपको याद होगा अगर थोड़ा सा प्रोसेस सॉइल वाले में पढ़ा था, पीडोटर्बेशन वाले एरियाज, ग्लेइंग वाले प्रोसेस, राइट, ऐसे एरियाज, वाटर लॉग्ड सॉइल वाले एरियाज बहुत है। उस चक्कर में वो वाला एरिया फिट नहीं होता किसी जगह। ठीक है ना, वो एग्रीकल्चर कैटेगरी में ही नहीं आता है ना। तो बहुत जगह पे वो लैंड आप देखेंगे मिलेगा आपको उस तरीके से। तो ये सब चीजें हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, ये सब तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, पैटर्न की बात हुई, रीजन की बात हुई। ठीक है, तीन चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न, रीजनल एनालिसिस, क्रॉप कहाँ कहाँ है, ये सारी बातें हुई। ठीक है, अब आता है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट वाला पार्ट, कि बिहार के एग्रीकल्चर का मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को लिस्ट कर लो, प्रॉब्लम लिस्ट करोगे तो क्या उसके साथ क्या आता है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम से ही निकल के आएगा। और सॉल्यूशन अगर ये है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तीन बातें इसी में आ जाएंगी, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, स्टेप्स बाय गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तीन चीजों को जोड़ना होता है यहाँ पे। तो ये तीन को जोड़ो और फिर फ्लड और ड्रॉट को हम देखेंगे एंड में। तो पहला चीज, प्रॉब्लम्स को लिस्ट करें, तो सबसे पहला वही प्रॉब्लम जो इंडिया का प्रॉब्लम है, अनइवन मानसून का प्रॉब्लम, यहाँ भी वही चीज है। आप अगर ईस्ट से वेस्ट को वैरी करके देखो, ईस्ट से नॉर्थ से साउथ को देखो, बिहार में अगर मैं ऐसे बिहार को बना दूं तुम्हारे लिए, ये बिहार है, तो यहाँ से यहाँ वेरिएशन, यहाँ से यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा है रेनफॉल का। तो ये दिखता है आपको सबसे ज्यादा, रेनफॉल हर जगह सही नहीं है, और वो चीज आपको दिख रहा है अनइवननेस।
तो इसी वजह से फ्लड एक जगह बिहार में चल रहा है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, तो दूसरे साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में चल रहा है ड्रॉट एक ही टाइम पे। तो मतलब जो इंडिया का प्रॉब्लम है वो बिहार का प्रॉब्लम दिखता है तुमको। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड चल रहा है तो दूसरे जगह कैनाल इरिगेशन चल रहा है, पानी नहीं है ना, रेनफॉल ही नहीं हो रहा, ड्राई है पूरा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, डुअल प्रॉब्लम है फ्लड एंड ड्रॉट का बिहार में, और बिकॉज ऑफ फिजियोग्राफी है वो प्रॉब्लम, राइट। फिर आते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर, बहुत कॉमन है। तो एक जो तरीका है कि पानी जब आता है नदी में और फ्लड से इरिगेशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा पानी का लॉस है, कोई कुछ कहीं पे भी आप सेव करके नहीं रख पाते, ठीक है ना। और ज्यादातर डाइवर्जन जो है वो पंप्ड इरिगेशन से किया जाता है। इसमें रन ऑफ बहुत है हमारे यहाँ, इवेपो ट्रांसपिरेशन, पर्कुलेशन, सीपेज, ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इसका इस्तेमाल, ये बहुत ज्यादा इशू है। और तीसरा है, क्योंकि हम हमेशा से डाउन ट्रॉडन स्टेट में से रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड स्टेट में से नहीं आते हैं, तो यहाँ पे अभी भी जो पुराने टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं अडॉप्ट हुआ है चीजों के लिए। तो इसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर होते हुए भी, डिस्पाइट हैविंग इट, वी आर नॉट इक्विप्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? उसी को बेटर करना सोल्यूशन होगा ना। तो मतलब प्रॉब्लम पता है तो तुमको सोल्यूशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो ये चीज जो है ध्यान रखना है। स्मॉल साइज ऑफ लैंड की बात करें, वो हमने पीछे ही कर लिया, तो लैंड होल्डिंग का साइज बहुत बड़ा इशू है ही। कोई भी मॉडर्नाइजेशन के लिए अगर आप करोगे तो फिर आपको स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड में बहुत कम पॉसिबिलिटी है, इंटेंसिव होगा। और इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में है नहीं, मतलब कोई भी पैसा लगाने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट और वो सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरा, कुछ जो योजनाएं हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, ये जो फैसिलिटीज है ये ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, ये बड़ा इशू है। तो आ जाओ कुछ और इश्यूज को ले लें, तो वीड का इशू ले लो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसको लेके। जब वीडीसाइड डालते हैं खेतों में तो वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यूट्रोफिकेशन का, राइट। तो यूट्रोफिकेशन और वीड का इशू अलग है। सीड का इशू जो है, हमने सीड बैंक, जीन पूल, ये सब की जो हमने पीछे थोड़ी सी बात की थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स जो है, ठीक है ना, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन में काफी हद तक रिप्लेस कर दिया, और अब आ गया प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को सीड के लिए जो है क्या हो रहा है, प्राइस नहीं अफोर्ड कर पाते बहुत सारे फार्मर्स, तो खरीद ही नहीं पाओगे अच्छे क्वालिटी की सीड्स, तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा अच्छा। तो स्टेबल प्राइस जो है वो करना पड़ेगा। अब क्या है, यूरिया और पोटाश और ये सब, इसका प्राइस अगर बढ़ गया तो फिर वो डालता है प्रॉब्लम आपके एग्रीकल्चर पे। और मार्केटिंग और प्रोसेसिंग, ये पे आते हैं हमारे कौन साहब, कौन आ जाते हैं, जैसे मार्केट सेंटर और प्रोसेसिंग की बात हुई तो क्या याद आया, वॉन थ्यूनेन, एग्रीकल्चर लोकेशनल थियरी, बहुत मैटर करता है। अगर जहां पे कोई मार्केट ही नहीं है, एक ही सिंगल मार्केट होगा 10 गांव के बीच में, तो ऑप्शन कितना है, लोग उसी के इर्द गिर्द चीजें करेंगे, वैसे ही करेंगे। पुराना सिस्टम है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, मॉडर्निटी उस तरीके से नहीं आया जैसे पंजाब हरियाणा में। तो एक ही कंट्री का देख लो कंपैरिजन, पंजाब हरियाणा का एग्रीकल्चर और बिहार का एग्रीकल्चर, यूल सी ड्रास्टिक डिफरेंस। तभी यहाँ के लोग सब वहां जाते हैं उठ के, राइट, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बेनिफिट नहीं कर रहा है लोगों को। तो एग्रो मार्केट्स और एग्रो फैसिलिटीज अपने यहाँ है नहीं, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, मार्केट को जिस तरीके से इंटीग्रेट करके बनाना है वो नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, आप यहाँ तक बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सो दैट हमारा चैनल का आउटरीच बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ बिहार में।